जिले में साइबर ठगी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भले ही पुलिस और आमजनों के द्वारा साइबर ठगी को रोकने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई जानकारी व कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जानकारी भी दी जा रही है, किंतु साइबर ठगी की घटना जिले में बढ़ती ही जा रही है और साइबर ठगों के द्वारा नए नए हथकंडे अपनाते हुए साइबर ठगी की घटना को जिले में अंजाम दिया जा रहा है और लोगों की मेहनत की कमाई को ऑनलाइन ठगी कर एक ही मिनट में चंबत कर दिया जाता है। वर्ष 2024 के 2 महीनों की अगर बात करें तो इन 2 महीनों में लगभग 45 लाख की धोखाधड़ी साइबर ठगों के द्वारा की जा चुकी है और इन 2 महीनों में लगभग 120 से अधिक मामले साइबर थाने में दर्ज भी हो चुके हैं। वहीं अभी शहर के एक युवक के साथ क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी साइबर ठगों के द्वारा की गई। आपको बता दें कि जिले में साइबर अपराध पैर पसारता जा रहा है। जागरूकता की कमी और लालच के फेर में फंसकर पढ़े लिखे लोग भी जालसाजों की झांसे में आ रहे हैं। इस वर्ष जनवरी और फरवरी माह में लगभग 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। आर्थिक ठगी के अलावा ब्लैकमेलिंग, हैकिंग जैसे मामले भी बढ़े। बालाघाट जैसे छोटे जिले में भी अब महानगरों की तर्ज पर साइबर अपराध हो रहे हैं। इसके लिए साइबर नोडल शाखा की टीम लगातार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगा रही है, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशें विफल साबित हो रही है। साइबर नोडल शाखा से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष साइबर अपराध के लिए 120 से ज़्यादा अलग अलग प्रकरण सामने आए। इसमें जनवरी माह में 64 और फरवरी में 62 ज़्यादा केसेस। गुरुवार को क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन कराने के नाम पर एक युवक से ठगों ने 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। शहर के एक युवक के द्वारा शिकायत कोतवाली में दर्ज करवाई गई है, जिसमें उन्हें क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन के नाम पर कॉल किया गया। उनसे कहा गया कि आपके क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन करना है, आप उन्हें समुचित जानकारी दें। और जब उनके द्वारा जानकारी के समय कहा गया कि आपको एक लिंक दिया जा रहा है जिसमें आप एक ऐप डाउनलोड करते हुए उसमें जानकारी वेरीफाई करें, उसके बाद उन्होंने जैसे ही लिंक के माध्यम से ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके खाते से लगभग 1 लाख रुपए की राशि कट चुकी है। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी की घटना हो चुकी है। तब उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी कोतवाली थाने में आकर साइबर शाखा में दर्ज करवाई। बुधवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान लांजी उपखंड के अंतर्गत देवलगांव व खांडापरी की योजना की प्रगति नगण्य पाई गई। साथ ही बैठक में उपयंत्री BL उदय अनुपस्थित पाए गए। इसके पूर्व 30 दिसंबर को आयोजित हुई समीक्षा बैठक में भी उपयंत्री को सुधार के लिए समय दिया गया था। इसके बावजूद भी कोई प्रगति नहीं होने पर उपयंत्री BL उदय को 7 दिवस अवैतनिक अवकाश किया गया। इसके अलावा लांजी जनपद के ही रविंद्र हट्टेवार के क्षेत्र में आने वाली योजनाओं में भी प्रगति नगण्य पाई गई। इन्हें भी सुधार के लिए आवश्यक समय दिया गया, लेकिन सुधार नहीं होने पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाए जाने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के आदेश जारी किए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से संयुक्त कलेक्टर राजीव रंजन पांडे को अनुविभागीय अधिकारी वारासुनी पदस्थ किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों SDM कामिनी ठाकुर का स्थानांतरण हो जाने से कार्य मुक्त किया गया था। श्री पांडे को SDM वारासुनी बनाए जाने के बाद उनको आवंटित कार्य डिप्टी कलेक्टर श्री MR कौल को सौंपा गया है। इसी तरह नायब तहसीलदार संजय बारस्कर को लांजी से लालबर्रा नायब तहसीलदार पदस्थ किया गया है। वहीं नायब तहसीलदार लालबर्रा सुरेश कुमार को लालबर्रा के संपूर्ण प्रभार व आहरण संवितरण अधिकार से मुक्त किया गया। सहायक अधीक्षक श्री कृष्णा नायक को प्रभारी नायब तहसीलदार उकवा पदस्थ किया गया है। वहीं जबलपुर संभागायुक्त के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्री गोपाल सोनी और तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी को निलंबन से बहाल किया गया है। दोनों ही अधिकारियों की बहाली के पश्चात कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गोपाल सोनी को बालाघाट का SDM नियुक्त किया गया है, जबकि तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी को लांजी तहसील में पदस्थ किया गया है। गोपाल सोनी के आदेश के उपरांत डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को बालाघाट SDM प्रभार से मुक्त किया गया है। वारासुनी से रामपैली मार्ग पर गड्ढे हो गए थे, जिसका पिचिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 14 स्थित रामपैली चौक पर कुछ गड्ढों को छोड़ दिया गया है और वहां पर ब्रेकर पूर्व में जो बनाया गया था वहां करीब 50 मीटर का एरिया डामर जमा हो जाने के से खराब हो गया है, जिससे राहगीरों को यहाँ से आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि उक्त चौक में रामपैली से वारासुनी की ओर से आने के दौरान चौक के उक्त साइड से यहाँ लोग चलते हैं तो वहाँ ब्रेकर और उसके आसपास डामर जमा हो गया है, जिसके उक्त स्थान की जमीन असमतल है, जिसके कारण लोगों को यहाँ चोटिल हो जाते हैं।
इसमें विशेषकर रात्रि में उक्त स्थान पर यह स्पष्ट समझ नहीं आता, जिस कारण वहाँ मोटरसाइकिल ब्रेकर चलाते ही अनियंत्रित होने का वहाँ डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में कई वाहन गलत साइड से भी आना जाना करते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में यहाँ दुर्घटना का डर बना ही रहता है और कई लोग यहाँ चोटिल भी हो गए। रामपल्ली मार्ग है। इस रोड में अभी कुछ पिचिंग कार्य चालू था, लेकिन ठेकेदार द्वारा ये कुछ कार्य गुणवत्ताहीन किया गया है। इसमें कुछ गड्ढे भरे गए हैं, कुछ गड्ढे नहीं भरे गए हैं, जिससे आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। जैसे अभी गड्ढा जो भर रहे थे तो वो हाथ से भरा गया है क्या मशीन से भरा गया? इसमें हाथ द्वारा, मजदूरों द्वारा हाथ से किया गया है काम, जबकि इसमें पेवर मशीन से काम होना था। ये उसमें मजदूरों द्वारा काम किया गया, गुणवत्ताहीन काम हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? गुणवत्ता के साथ में कार्य हो, जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो, जिससे राहगीरों को आसानी हो। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। सर आपका परिचय? मैं आशीष चौधरी, कृष्णा हार्डवेयर से। महोदय, ये जो आपके दुकान के सामने में जो एक्सीडेंट होते हैं, इसकी क्या स्थिति है अभी यहाँ पे? इसका कारण ये भी है कि यहाँ पे जो इन्होंने ब्रेकर बनाए हैं, ये सही मापदंड में नहीं बने हैं और उटपटांग टाइप से जो ऊंचा नीचा लेवल में बनाया हुआ है। तो इसीलिए कई गाड़ी वाले तो ब्रेकर पार करने के लिए धीरे से निकलते हैं, कुछ स्पीड में रॉन्ग साइड से जाते हैं और रॉन्ग साइड से जाने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे पेच वर्क का काम हो रहा था, उस दिन यहाँ रोड का जो सुपरविजन करने वाला व्यक्ति था, उसको ही बाइक वाले ने रॉन्ग साइड से आके ठोक दिया। और वो बाइक वाले से जब पूछे कि भैया इधर से क्यों जा रहा है, तो बोले भैया ब्रेकर इतने उटपटांग बने हैं, गाड़ियाँ मेरी कई बार यहाँ पे मैं गिर चुका हूँ, इसलिए बोले रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। अभी भी आप देखेंगे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में कुछ ट्रक और बाइक वगैरह रॉन्ग साइड से निकलती हुई दिखाई देगी। और उस साइड का रोड इतना ज़्यादा खराब हो गया 50 मीटर का, कि वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, जिसको पेच वर्क किए भी हैं तो पूरा असमतल है और इसी वजह से लोग रॉन्ग साइड से चल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए उधर? हम तो ये चाहते भी है कि उस 50 मीटर को फिर से खोद के उसको अच्छे से गुणवत्ता वाली रोड बनाए और सही लेवल में काम करें। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर भाजपा के द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत बालाघाट में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय अंबेडकर चौक में पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया और बंगाल में घटी घटना को लेकर ममता बनर्जी को पद से हटाने की मांग की गई और कहा गया कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें पद पर रहने की आवश्यकता ही नहीं है, यह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर भाजपा ममता बनर्जी सरकार को लगातार घेर रही है। शुक्रवार को बालाघाट सहित देश भर में भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी को पद से हटाने की मांग की। नगर के अम्बेडकर चौक पर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहां बताया गया है कि संदेशखाली में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने की बात अधिकृत रूप से कही है, जिसको लेकर इस इलाके में तनाव व्याप्त है। लेकिन हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है, पश्चिम बंगाल, जहां महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं का जीना दुर्भर है। सरकार का एक नुमाइंदा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर या किसी एक व्यक्ति की प्रदेश में इतनी तानाशाही है कि हमारी महिला बहनों का, गरीब और वंचित बहनों का जीना दुर्भर है। भाई और बहनों, आप सब पेपर पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको जितनी जानकारी है, गरीब परिवार की बहनों को, चाहे वह बेटी हो चाहे बहुओं को, घसीट कर लाया जाता है और उन्हें निर्वस्त्र कर चौराहे पर उनकी इज्जत लूटी जाती है। शाम के समय उन्हें मीटिंग है करके बुलाया जाता है और उन्हें रात भर कैद करने के बाद सुबह छोड़ा जाता है। मैं अपने देश के और कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहती हूँ, जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी तो ये कांग्रेस के लोग और देश के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत कहानी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी निरार्थक आरोप ममता बनर्जी सरकार पर लगाती है, लेकिन भाई और बहनों, कार्यकर्ता तो दूर, आज वहां पर आम जनता और आम महिलाओं का जीना तक दुर्भर हो गया है।
लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन मकान में पानी की तराई करते समय विद्युत करंट के चपेट में आने से खिर्री निवासी शिक्षक 52 वर्षीय काशीराम रांगडाल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। लालबरा पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेत्रा निवासी रविंद्र बिशन का शासकीय महाविद्यालय के समीप नवीन मकान का निर्माण कार्य जारी है और उसके निर्माणाधीन मकान के समीपस्थ ही उसके जीजा खिर्री निवासी शिक्षक काशीराम रांगडाल का मकान पूर्व से बना हुआ है, जहां वे रहते हैं। 11 मार्च को प्रातः 9 बजे काशीराम रांगडाल अपने साले रविंद्र बिशन के निर्माणाधीन मकान में तराई करने के लिए गए थे और मोटर पंप चालू कर तराई कर रहे थे। इसी दौरान मकान के समीप से गुजरी 33 केवी के विद्युत तार के संपर्क में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तभी उनके परिजन व आसपास काम कर रहे लोगों ने काशीराम को विद्युत तार पर झूलते देखा, जिसकी सूचना तत्काल ही लालबरा पुलिस व विद्युत विभाग को दी गई और विद्युत विभाग के द्वारा सप्लाई बंद की गई। इस तरह विद्युत तार के संपर्क में आते ही कुछ ही मिनटों में काशीराम की तड़पते हुई जान चली गई। वहीं विद्युत विभाग की करंट से शिक्षक की मौत होने की जानकारी नगर मुख्यालय में आग की तरह फैल गई और वहां लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद थाना प्रभारी अपने बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और विद्युत विभाग के व परिजनों की मदद से शव को नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि खिर्री निवासी 52 वर्षीय मृतक काशीराम रांगडाल शासकीय प्राथमिक स्कूल साले मोहगांव में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। इनके मकान के समीप ही उनके साले रविंद्र बिशन का नवीन मकान बन रहा है, जिसमें परिवार के सदस्यगण रोजाना तराई करते थे, परंतु आज काशीराम रांगडाल तराई कर रहा था, तभी उक्त हादसा घटित हो गया है। वहीं इस विषय पर विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रविंद्र बिशन को पूर्व में भी नोटिस जारी कर सूचना दी गई थी कि जिस स्थान पर मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर से 33 केवी विद्युत तार धपेरा मोहगा की ओर गई है, जिससे बिजली प्रदाय की जाती है। मकान का निर्माण न करवाए और विद्युत विभाग के द्वारा एनओसी भी नहीं दी गई थी, बावजूद उसके कि उनके द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है व मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उनकी इसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने, विज्ञान के प्रति लोगों में रुचि पैदा करने और नए नए आविष्कार के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नगर के पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय अन्वेषण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पहले दिन शुक्रवार को यूजी और पीजी कैटेगरी के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर न सिर्फ उनकी प्रस्तुति दी बल्कि प्रेजेंटेशन देकर मॉडलों के महत्व के बारे में भी बताया गया, जहां उन्होंने आगामी समय में उनके प्रोजेक्ट पर काम कर लोगों को मिलने वाली सुविधाएं और अधिक बढ़ाए जाने की भी बात कही। शुक्रवार को नगर के पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय इन्वेंशन कार्यक्रम में पीजी कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालय के छात्रों ने जहां एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पेश किए तो वहीं प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देकर उनके महत्व को भी बताया। बताया जा रहा है कि पहले दिन जिन विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे, दूसरे दिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जहां बेस्ट मॉडल बनाने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न पुरस्कारों का वितरण कर पीजी कॉलेज में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। कार्यक्रम है जो विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्षानुसार 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर रमन जी के रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ये इस विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किंतु किन्हीं कारणों से हमारे महाविद्यालय में कि 1 और 2 तारीख को मनाया जा रहा है। इसमें इस प्रोग्राम का हमने नाम दिया है अन्वेषण। ये हर साल हम अपने महाविद्यालय में मनाते हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन जो एग्जीबिशन लगाया जाता है, जो 3 फैकल्टीज़ में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स इनमें लगाया जाता है और 2 लेवल्स यूजी और पीजी लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धनसुआ से आए आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने किरणापुर से ग्राम भरवेली के लिए ले जाई जा रही 132 केवी की टावर लाइन को गांव बस्ती के समीप से हटाने की मांग की।
कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने मुरैना जिले में टावर लाइन से हुए हादसे का जिक्र करते हुए इस लाइन से लोगों के जान माल का खतरा होना बताया, जिन्होंने टावर लाइन को गांव के बड़ी मकान या रहवासी क्षेत्रों के समीप से न ले जाने की मांग करते हुए उसे शासकीय भूमि से ले जाने की गुहार लगाई, जिन्होंने मांग पूरी न होने पर इसकी उच्च स्तरीय शिकायत किए जाने की भी चेतावनी दी। हमारे ग्रामीण लोग इसलिए आए कि वो क्या है, टावर लाइन चल रही है अपने किदनापुर से भरवेली के लिए, तो 132 किलोवाट की वो टावर लाइन होने से क्या है, गांव के किनारे में है। हम चाहते हैं कि टावर लाइन लगे लेकिन थोड़ा सा बस्ती से दूर हो जाए। हमारे प्लाट पे भी एक पोल आ रहा है और भैया लोगों के घर के पीछे आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा अलग हटके चले जाए। क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, एक तो हमारे प्लाट की कीमतें भी गिर रही है, जमीन हमारे बीच प्लाट से जा रहा है, मेन रोड का प्लाट है। दूसरी बात, यहाँ पर गांव बस्ती लगी हुई है किनारे में, वहाँ पर मेरे एक रहवासी का मकान भी बना हुआ है, लेबर लोग काम करते हैं, वहाँ पर पोल लगा रहे हैं ये लोग। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पदमपुर से लड़सड़ा के बीच मोटरसाइकिल एक महिला को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से जहां महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं मोटरसाइकिल चालक भी घायल हो गया है। मृतिका राजवंती पति कुंवरलाल कोहरे 50 वर्ष ग्राम पदमपुर निवासी बताई जा रही है। 1 मार्च को 12 बजे करीब यहां घटना उस समय हुई जब यह महिला अपने गांव से पैदल ही ग्राम के लड़सड़ा में बैंक रुपए निकालने के लिए जा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजवंती कोहरे अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करती है। 1 मार्च को 12 बजे करीब राजवंती कोहरे अपने घर ग्राम पदमपुर से पैदल ही ग्राम लड़सड़ा बैंक में रुपए निकालने के लिए जा रही थी और विक्की ठकरेल अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल में पदमपुर से लड़सड़ा की ओर जा रहा था। तभी पदमपुर और लड़सड़ा के बीच तेज रफ्तार मोटरसाइकिल राजवंती कोहरे को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गए। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से जहां राजवंती कोहरे के सर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मोटरसाइकिल चालक युवक विक्की ठकरेल भी घायल हो गया, जिसे रामपाली के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही रामपाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतिका के शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जाँच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबेरी निवासी भाजपा मंडल लालबरा के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण लानगे के निवास में 1 मार्च को भाजपा मंडल लालबरा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। आयोजित बैठक में ज्वाइंट भाजपा व लाभार्थी संपर्क अभियान को सफल बनाने व लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा कर सभी को संगठित होकर पार्टी हित में काम करने, अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की नीति रीति से प्रभावित कर सदस्यता दिलवाने व केंद्र व प्रदेश की योजनाओं का लाभ दिलवाने बात कही। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश के अनुसार शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल की स्थानीय कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 27 फरवरी से शुरू हो चुकी है और यह परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर संपन्न करवाई जा रही है। इसी निर्देश के परिपालन में लालबरा विकास खंड में स्थित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में भी 27 फरवरी से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हुई। 1 मार्च को कक्षा 7वीं व 8वीं के छात्र छात्राओं ने विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र शांतिपूर्वक तरीके से हल किया। इसी कड़ी में नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 27 फरवरी से कक्षा 7वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा जारी है। 1 मार्च को कक्षा 6वीं के 74, कक्षा 7वीं के 84 छात्र छात्राओं ने दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र शांतिपूर्वक हल किया। किसी प्रकार का नकल प्रकरण नहीं बना है। मंडल से मिले दिशा निर्देश के अनुसार 22 फरवरी से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां 3 चरणों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर OMR शीट में रोल नंबर और प्राप्तांक दर्ज कर इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन बोर्ड को भेजी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जिलों की उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने के बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जहां बोर्ड के द्वारा अप्रैल के पहले सप्ताह में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। प्रथम चरण में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के 60,227 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए करीब 400 मूल्यांकनकर्ताओं को केंद्र पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन पेपर होने और मूल्यांकन के लिए समय का अभाव होने के चलते 400 में से महज 138 मूल्यांकनकर्ताओं ने केंद्र पहुंचकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे।
वहीं समय सीमा को देखते हुए भी मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। वहीं मूल्यांकन के इस कार्य को नियम के अनुसार संपन्न कराने के लिए सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर ज्ञानीराम पटले को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आपको बताया कि 22 फरवरी से शुरू हुए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के इस पहले चरण में पहले दिन 400 में से महज 110 मूल्यांकनकर्ता केंद्र पहुंचे थे, जबकि 9 दिन बाद 400 में से महज 138 मूल्यांकनकर्ता कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अब तक कॉपियों के मूल्यांकन के लिए महज 18 मूल्यांकनकर्ताओं की बढ़ोतरी हुई। इससे जाहिर होता है कि मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की 17,505, संस्कृत विषय की 15,820, तो वहीं कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की 14,064 और अंग्रेजी विषय की 12,838 कापियों को मिलाकर कुल 60,227 कापियों मूल्यांकन के लिए उत्कृष्ट विद्यालय केंद्र पहुंचाई गई थी, जिनका मूल्यांकन कार्य 22 फरवरी गुरुवार से शुरू किया गया। लेकिन इस मूल्यांकन कार्य को 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक महज 40% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है, जबकि 60% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब भी बाकी है। ऊपर से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दूसरे चरण की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए लगभग 55,000 कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं पुनः केंद्र पहुंचा दी गई। 10वीं की वर्तमान में 36,000 कॉपियाँ और आई हैं। वो विषय है गणित और अंग्रेजी। इसके पहले 36,000 कॉपी आई थी हिंदी और संस्कृत की। उनका लगभग 40% काम पूर्ण हो चुका है और शेष अभी 15 मार्च तक बाकी का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इन दिनों ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत भवनों में एक आदेश मोबाइल टावर लगाने के नाम से बहुत अधिक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि टेलीफोन कंपनियां टावर लगाने के लिए चाह रही है, जिसके लिए पंचायत या सरपंच रजिस्ट्रेशन करे और आपको टावर लगाने के बाद मोटी रकम टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा दी जाएगी। जब इस विषय को लेकर हमने जिला पंचायत के प्रशासनिक सूत्रों से चर्चा की तो पता चला कि इस प्रकार का कोई भी आदेश ना ही जिला पंचायत से पंचायतों के लिए नहीं आया है और ना ही प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत में अभी कोई टावर लगाने की लेकर कोई आदेश जारी किए गए। यह पूर्णतः फेक और झूठा आदेश है। आपको बता दें कि इन दिनों ग्राम पंचायत व सरपंचों के पास पंचायत क्षेत्र में 5G टावर लगाने के नाम पर कुछ आदेश ग्राम पंचायत व सरपंचों के मोबाइल नंबरों पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ टेलीफोन कंपनियां ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5G को लेकर मोबाइल टावर लगाना चाह रही है, जिसके लिए वह सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद आपको कुछ राशि देकर उसका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको टेलीकॉम कंपनी प्रति महीने मोटी रकम देगी। किंतु जब हमने पता किया कि इस प्रकार के आदेश शासन प्रशासन स्तर पर जारी किए गए हैं या नहीं, तो प्रशासनिक सूत्रों से पता चला कि इस प्रकार के आदेश और टावर लगाने की जानकारी पूर्णतः एक अफवाह है। प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई पंचायत में टावर लगाए जाने के आदेश या निर्देश अभी जारी नहीं किए। यह निश्चित ही ग्राम पंचायत और सरपंचों को गुमराह करने और उनसे ठगी करने का एक माध्यम हो सकता है। वहीं जब हमने इस विषय पर कुछ सरपंचों से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें भी एक उनके मोबाइल नंबरों और पंचायतों के ग्रुपों में टावर लगाने के नाम पर आदेश आए थे और उन्होंने यह भी बताया कि इसके पहले भी कुछ कंपनियों के द्वारा इस प्रकार के आदेश सरपंचों को भेजे गए थे, किंतु वह उस समय भी गलत थे। देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले हर ग्राम पंचायत के सरपंचों को हर गांव में टंकी पानी की खुल रही है करके बहुत से इनलीगल तरीके से मैसेज और कॉल आते थे। उनसे बमुश्किल बहुत दिनों बाद हमको छुटकारा मिला, लेकिन ये 8-10 दिनों से फिर हमारे ग्रुप में भी और हमें भी 2-4 दिनों से बहुत से ऐसे कॉल आ रहे हैं जो ये लिख रहे हैं कि भैया भारतीय एयरटेल कंपनी आपके गांव में टावर लगाना चाहती है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें 1650 रुपये आपको फीस देना है। तो मेरे से जब बात हुई तो मैंने तो बोला भैया जब तक आपका कोई व्यक्ति मुझसे मुलाकात नहीं करेगा तब तक कि मैं किसी प्रकार से आपका कोई ऑनलाइन लेन देन नहीं करूँगा। अच्छा, कोई शासन से कोई निर्देश वगैरह पत्र आए हुए? नहीं, कोई निर्देश नहीं है। उन लोगों का लेटर है जिसमें भारतीय एयरटेल कंपनी के जो भी उनके मैनेजर हैं उनके सील साइन वाले। क्या लग रहा है आपको इससे? मुझे तो इनलीगल लगता है। अच्छा, ठगी कर रहे हैं या सरपंचों को एक प्रकार से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फ़ोन बार आपको कितने बार फ़ोन आ गया? देखो, मुझे 6-7 बार फ़ोन आ गया।
प्रेशर बनाते हैं क्या? और प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे सरपंच होते हैं, जैसे कुछ सरपंच सीधे होते हैं, उन लोगों को प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सभी ग्राम पंचायतों में कुछ फर्जी लोगों के द्वारा ये पत्र भिजाया जाता है और जो हमारे भोले भाले बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, ये ऑनलाइन ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। तो मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा कि सभी हमारे सरपंचों से और आम नागरिकों से कि जो फर्जी लोग ऑनलाइन ठगी करना चाह रहे हैं टावर लगाने के नाम से, आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व भी ग्रामीण क्षेत्रों में टावर लगाने के नाम से बहुत सारे लोग ठगी का शिकार हुए थे। उसी प्रकार से पत्र भी जो है वायरल हो रहा है, हमारे सरपंच संघ ग्रुप में भी आया है। सभी जगह लोगों को ये भेजना है, तो कोई भी लोग जो है इनकी बातों पे ना आए और सतर्क रहें। ऐसे ये ग्रुप में आया कि पर्सनल भी किसी को भेजा गया है? पर्सनल ग्राम पंचायतों में भी जा रहा है और हमारे जो फिर सरपंच गण हैं वो सब ग्रुपों में डाल के इस संबंध में जानकारी लेते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी लोग इससे सावधान रहें और ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचें और किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार ना हो। ये सब फर्जी होता है। टावर लगाने के नाम से राशि ऐंठते हैं और OTP नंबर मांगते हैं और उससे उनके खाते से राशि पार हो जाती है। ये ऐसे कई आपसे सरपंच से चर्चा हुई होगी? हाँ, बहुत सारे सरपंचों के भी ग्रुपों में मैसेज डल रहे हैं, तो हमने सभी को बोला है और सभी लोग भी मान रहे हैं कि सब फर्जी है। वारासिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम शेरपार के मैदाटोला में एक व्यक्ति की खेत के कुएं में गिरने से मौत हो गई। 29 फरवरी को 9 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति अपने खेत में बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल चौहान अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। छोटा भाई सुशील चौहान जिला पुलिस बल बालाघाट में प्रधान आरक्षक है और वहां भरवेली पुलिस थाना में अभी पदस्थ है। 29 फरवरी को 9 बजे अनिल चौहान मवेशी चराने के लिए अपने खेत आया था। मवेशी चराने के दौरान अनिल चौहान के बकरी खेत में उन्होंने बांध दी थी। परिवार के लोग जब खेत गए तब अनिल चौहान खेत में नहीं दिखाई दिया। परिवार वालों ने अनिल चौहान की काफ़ी खोजबीन की किंतु वह नहीं मिला। तलाश करने के दौरान समीप बड्डू पटेल के खेत के कुएं में अनिल चौहान का शव देखा गया। इसकी रिपोर्ट उसके पिता नंदलाल चौहान के द्वारा वारासिनी पुलिस थाने में की गई थी। वहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर अनिल चौहान के शव को बरामद किया। पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब अनिल चौहान बकरी को बांधने के बाद बड्डू पटेल के खेत में रिंग वाले कुएं में पानी निकालने के लिए गया होगा, तभी फिसलने से वह कुएं में गिर गया होगा जिससे उसकी मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। ग्राम पंचायत मुरझड़ के कोसरी टोला में नल जल योजना होने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीण जन काफी परेशान है। ग्रामीण जनों ने बताया कि उन्हें काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी इस समस्या से सरपंच को भी अवगत कराया। हालांकि मुख्य बस्ती मुरझड़ में दोनों वक्त का भरपूर पानी मिल रहा है। किल्लत है कहते हैं यहाँ? हाँ जी, पानी। कौन सा टोला कहलाता है ये? कोसरी टोला। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? आपके यहाँ तो नल जल योजना है। हाँ। तो पानी आता है उससे? नहीं। फिर कैसा करते हैं? पानी लाते हैं दूर से, नल वल से। कभी शिकायत नहीं करते इस बात के सरपंच से? या कोई ध्यान नहीं देते जी। सरपंच को तो कई गन बोलते हैं। पानी कुछ दिक्कत जाते हैं दूर ले आना ले। पानी कहते हैं आप लोग को खरीदना पड़ रहा है? हाँ, पानी भी खरीदना पड़ते, कोई दे नहीं पानी। फिर उनको किराया देती? हाँ, किराया देता है। क्या चाहते हैं आप लोग? पानी होना अच्छा। वारासिनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरंडी को जोड़ने वाली मुख्य पुलिया की ऊंचाई बढ़ाए जाने की मांग ग्रामीण जनों ने की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम से यह मार्ग सीधे वारासिनी को जोड़ता है, मगर बारिश के मौसम में इस पुलिया से पानी होकर गुजरने की वजह से आवागमन काफ़ी प्रभावित होता है। वहीं उनका संपर्क भी वारासिनी से जुड़ जाता है। यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाया हुआ है, जिसमें जो पुलिया बनाई गई है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, जिसकी वजह से पानी आने की दशा में इस पर बाढ़ आ जाती है, जिससे ग्रामीण जनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप लोग को पुलिया से सर पानी बारिश में पूरा भर के हुए जाता है खेतों से, तो 2-4 दिन बंद रहता है। फिर आप लोग ऐसे में कैसे आवागमन करते हैं? वहीं रुक जाते सर, उस साइड के उस साइड, इस साइड के इस साइड। इन्हें आवागमन प्रभावित हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? पुलिया ऊंचा बनना चाहिए। इसके बारे में सरपंच को बोले हो? 1-2 बार बोले थे सर।
ग्रामीणों ने बोले? हाँ, ग्रामीणों ने हो जाएगा बोले। पुलिया से दिक्कत तो यही है कि लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं, ये वाराणसी जाने के लिए रोड है ये, तो जब पूर आता है उस समय पे उधर के उधर इधर के इधर रहते हैं। वजह क्या मानी जाए इसकी? वजह उसमें जो है, जो पुलिया जो बना है इसके अंदर में मूंग डले हुए हैं। ये पुलिया में बनना था वो इसके वाले पिल्लर वाले और ऊंचाई ऊंचा बनना था, नीचा बना है पुलिया।